एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक। यानी कि रेशों से किस प्रकार हम वस्त्र तैयार करते हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी लेंगे। और कक्षा 6 में आपने पादपों यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे और कुछ कुछ रेशों के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार हम रेशों से वस्त्र बनाते हैं। आपने ये भी पढ़ा कि ऊन और रेशम के रेशे जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आपने ये पढ़ा है कि ऊन और रेशम के रेशे जो हैं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लें, ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त रेशों को हम क्या कहते हैं? जांतव रेशे। ऊन के रेशे भेड़, याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऊन के जो रेशे होते हैं भेड़ से भी प्राप्त कर सकते हैं, याक से भी प्राप्त किए जाते हैं। और रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून कोष से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? यानी कि भेड़ों के शरीर पर भी बालों को जो प्राप्त किया जाता है, जिससे ऊन बनाई जाती है, तो वो किस भाग से मिलते हैं? तो उसके अदर भाग से, पेट के ऊपर काफ़ी मात्रा में बाल होते हैं, तो उनसे फाइबर जो हैं प्राप्त करके ऊन का निर्माण किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है? ये भी एक प्रक्रिया है, कुछ एक क्रियाकलाप करना होता है जिसके द्वारा भेड़ों के रेशों को ऊन में परिवर्तित किया जाता है, जिनको हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं, यानी कि ऊन को, वो ऊन किस प्रकार तैयार होती है? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम किस प्रकार बनाया जाता है और किस प्रकार साड़ियाँ बुनी जाती है? तो इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। अब अपने फर्स्ट है बेटा जांतव रेशे, यानी कि ऊन और रेशम। जांतव रेशे के बारे में पढ़ेंगे। जांतव रेशे से ये अभिप्राय है कि ऐसे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ऊन और रेशम, तो ऊन जंतुओं से ही प्राप्त होती है, रेशम ये भी जंतु से ही प्राप्त होती है। रेशम होती है रेशम कीट से, तो रेशम कीट बेटा जंतुओं में ही आती है। 3.1 पहले हम ऊन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। तो भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त की जाती है। तो ये आप अंडरलाइन कर लें कि भेड़, बकरी, याक कुछ अन्य जंतु हैं जिनसे ऊन प्राप्त की जाती है। तो ऊन देने वाले जंतुओं के नाम लिखना है। तो ये भेड़, बकरी, याक, इनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके रहते हैं, यानी इनके शरीर पर काफ़ी मात्रा में बाल होते हैं, इनसे ढके होते हैं, और इन बालों को ही काट कर हम ऊन प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? हाँ, क्योंकि इनको भी इस शरीर को गर्म रखना होता है सर्दियों में, और बालों के बीच में अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है इनमें। और जब ये वायु आसानी से भर जाती है तो वायु क्या करती है कि ऊष्मा की कुचालक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखें कि इनकी जो बालों की जो मोटी परत है उसमें वायु आसानी से भर जाती है, और ये वायु क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक। यानी कि अगर एक बार इन्होंने अपना शरीर गर्म कर लिया, और इनके गर्म करने पर इनके शरीर के ऊपर बालों की मोटी परत होती है। तो ये अगर इनका शरीर है और ये यहाँ से गर्म हो गया और यहाँ पर ये बाल हैं, तो ये बालों में काफ़ी मात्रा में हवा फंसी हुई है, और ये हवा क्या करेगी? ऊष्मा की कुचालक है। तो ये ऊष्मा इनके शरीर की जो भी ये ऊष्मा है, ये शरीर के बाहर नहीं जा पाएगी, और शरीर के अंदर ही, शरीर के ऊपर जो बालों की मोटी परत है, इसी में वो ऊष्मा रहेगी अंदर ही, और उनको ठंड भी नहीं लगेगी। जैसा कि आप अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे कि अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। तो यानी कि इनके ऊपर जो मोटी परत होती है बालों की, उनका काम एक ही है कि इनको गर्म रखें। यानी कि इनके बालों में वायु फंस जाती है, और वायु ऊष्मा की कुचालक है, जिससे इनके शरीर की ऊष्मा जो है बालों से बाहर नहीं निकलती, और बाहर की जो ठंड है वो इनके शरीर को ठंडा नहीं करती। तो इनका शरीर गर्म ही रहता है।
ऊन इन रोएदार रेशों से ही प्राप्त की जाती है, इन बालों से ही प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप 3.1, अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को अगर छूकर हम अनुभव करें तो क्या आपको उनमें कोई अंतर लगेगा? जी बिल्कुल अंतर लगेगा, क्योंकि कुछ बाल अपने मोटे होते हैं और कुछ रूखे प्रतीत होते हैं और कुछ मुलायम भी होते हैं। तो हमारी तरह भेड़ के भी रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। दाढ़ी की तरह रूखे बाल, यानी अपने दाढ़ी पर रूखे बाल होते हैं, तो भेड़ के भी रूखे बाल भी होते हैं, और कुछ त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल भी होते हैं। तंतुरूपी बाल ऊन, कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। तो ये आप अंडरलाइन करो कि तंतुरूपी बाल जो होते हैं ऊन, वो कर्तित ऊन बनाने के लिए प्रदान करते हैं भेड़ के। फिर हैं अपने भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। तो भेड़ों में भी अलग अलग प्रकार की नस्लें होती है। कुछ नस्लें ऐसी होती है जिन पर केवल मुलायम बाल ही लगते हैं, यानी कि रूखे बाल बहुत ही कम लगते हैं। तो उन उन मुलायम बालों से ऊन बनाई जाती है। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है। तो जो ऐसी नस्ल भेड़ों की जो केवल मुलायम बाल ही देते हैं, तो उनके जो जनक होते हैं उनसे ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए एक विधि होती है, उसका चयन किया जाता है। और जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल ही हो, तो तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण वाली जो भेड़ें होती है, तो विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों का चयन की ये प्रक्रिया जो होती है वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो वर्णात्मक प्रजनन के अंदर ये होता है कि हम उसी भेड़ को प्राप्त करेंगे प्रजनन के द्वारा जिस पर केवल और केवल मुलायम बाल ही होंगे। तो ये विशेष गुण युक्त वाली भेड़ें जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो वर्णात्मक प्रजनन विधि के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। ये आप भेड़ देख सकते हो कि किस प्रकार इस भेड़ के ऊपर बालों की एक मोटी परत सी है, और इस परत के होने के कारण इसमें ऊष्मा फंसी रहती है वायु के द्वारा, क्योंकि इसमें इन बालों के अंदर वायु होती है, बहुत सारी एयर ट्रैप हो जाती है, और ये हवा ऊष्मा की कुचालक होती है, और बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती, और अंदर वाली जो ऊष्मा है वो इनके बालों से बाहर नहीं निकलती, और इस प्रकार इनका शरीर सर्दियों में गर्म ही रहता है। तो घने बालों वाली भेड़ ये वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा बनाई गई भेड़ है। नेक्स्ट है आपके ऊन प्रदान करने वाले जंतु, जिनको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।